माय डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड पॉइंट, यानी वो शेयरिंग वाला बॉन्ड। कहते हैं ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बोलाता है एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं शेयरिंग वाले बॉन्ड के बारे में, यानी कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने बॉन्ड्स। ठीक है ना बेटा? तो मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। क्या हुआ था कोवैलेंट बॉन्डिंग? बहुत सिंपल सा तरीका था बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बन रहा है? फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है। देखो कैसे बनता है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर, दोनों एलिमेंट्स का बराबर पावर होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना अपोजिट स्पिन में होते हैं अपने ऑर्बिटल में। ठीक है ना बेटा? तो एक और शर्त यहाँ पर लगी कि जो एलिमेंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो हो या बहुत कम हो। यानी मैं अगर इस बात को ऐसे बोलूं कि सपोज यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। ठीक है? ए के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के भी वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से कुछ कम है। अब बेटा देखो, ऐसा कब हो सकता है? जब हमारा ए नॉन मेटल हो और बी भी मेरा नॉन मेटल हो। जो बी हो वो कैसा हो बेटा? नॉन मेटल हो। यानी ए भी मेरा नॉन मेटल हो गया और बी भी हमारा नॉन मेटल हो गया। अब देखो क्या हुआ। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है बात कि इनका जो आईपी है वो हाई हो, आईपी हाई। ठीक है ना? इनका भी आईपी हाई। जनरली नॉन मेटल्स का आईपी हाई ही होता है, जनरली मैंने बोला। ठीक है ना बेटा? अब देखो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एलिमेंट्स जीरो हो और वेरी लेस हो, जीरो हो या बहुत कम हो, तब वो क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। देखो जैसे मैं यहां पर दिखाऊं, ये क्लोरीन का एक एटम, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डन। एक और दूसरा क्लोरीन देखो, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इनको चाहिए, एक इनको चाहिए। चल दोस्ती करते हैं ना, एक एक की शेयरिंग इन लोगों ने आपस में कर लिया। ठीक है ना? यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। ठीक है ना बेटा? तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे ये देखो ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो, दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है उसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों पास पास आए। 2 की जरूरत इनको, 2 की जरूरत इनको, दोनों नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। अब ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, तो आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं कि ले भाई, 2 तू ले जा, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 2 मेरे को दे, हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया, इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड पेयर आ गए, इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड पेयर आ गए, यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के हो गए। तो यहां पर जो बॉन्ड बना डबल बॉन्ड। ठीक है? अब देखो ऐसे नाइट्रोजन का मैं एक केस दिखा रहा हूं। इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन लोगों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी,
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में आ गए। इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना 3 बॉन्ड बन गया, सिंपल है, 3 बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनेगी, formed by the mutual sharing of electrons between 2 atoms of same electronegativity or difference of electronegativity very less, बहुत कम हो, ठीक है ना बेटा। तब यहाँ पर क्या होता है, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, एक को छोड़कर। कौन, किसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता मालूम है ना, वही हाइड्रोजन, उसके तो वैलेंस शेल में खाली 2 ही चाहिए और वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा कर लेगा, हीलियम का हो जाएगा। तो उसमें 8 नहीं होते बस, बाकी वो मालूम है उसको क्या एक्सेप्शन में बोलना भाई, वो तो खाली ड्यूप्लेट बनाता है ना। अब देखो यहाँ पर दिखाया जैसे हाइड्रोजन के बीच में 1-1 का शेयर, ऑक्सीजन के बीच में 2-2 का शेयर, नाइट्रोजन के बीच में 3-3 का शेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शुड हैव द अपोजिट स्पिन, यानी अगर मैं इनको ऑर्बिटल में देखूं तो ये एलिमेंट ए और बी के बीच का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होंगे और इस पर दोनों की ताकत बराबर होगी। हाँ, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना अपनी साइड खींचेगा, वो बात की बात है, वो बॉन्ड पोलैरिटी में समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अगर 2 हों 2 एटम्स के बीच में, ठीक है ना, तो वहाँ एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, उसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, यानी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब बेटा अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, यानी 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हों, तो 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला डबल बॉन्ड। और अगर उनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन हों, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, तब उनके बीच में दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन में दिखाता है ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में दिखाता है डबल बॉन्ड, क्लोरीन में दिखाता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया ना, अभी दिखाया था आपको। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा भी हमारा 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, लेकिन ये 3 सिंगल बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना बेटा, 3 अलग अलग सिंगल सिंगल, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ऐसे में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 3 सिंगल बॉन्ड अलग हुआ, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो 3 सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये 3 सिंगल बॉन्ड नहीं बोले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये हमारे 2 डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात है कि है तो डबल बॉन्ड, लेकिन हम कहें कि इसको 2 सिंगल बॉन्ड है, नहीं, ये डबल बॉन्ड बोला जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 3 सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन तीनों एक के बीच में, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बोला जाएगा, यानी 3 सिंगल बॉन्ड नहीं बोला जाएगा। जैसे O2 में क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड बोला जाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड नहीं बोला जाएगा। अब जैसे देखो ना, यहां पर H2O में देखो HOH, 2 सिंगल बॉन्ड हैं, इसे हम 2 हमको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, लेकिन इसे डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे 2 सिंगल बॉन्ड। यानी O डबल बॉन्ड O में हैं तो 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आपको क्लियर हुआ कि अगर 1 पेयर वहां पर इलेक्ट्रॉन का होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर होगा तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर तीनों पेयर एक साथ होंगे, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स के बीच में, तब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला, एन ट्रिपल बॉन्ड। इसको 3 सिंगल बॉन्ड नहीं बोलते, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो लेकिन इसको हम 3 सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बेटा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ऐसे में आपको और भी एलिमेंट्स का दिखा सकता हूं। देखो जैसे ये रहा मेरे पास PCl5, देखो बेटा ये फास्फोरस, ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये देखो एक एक Cl के साथ शेयर किया, एक एक Cl के साथ शेयर किया। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया, बाई 2 to 4 to 6 to 8 to 10 हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। और देखो बेटा देखे, हम लोग क्या बोल रहे थे, नहीं ऑक्टेट पूरा करते हैं, कहाँ ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, ऑक्टेट से तो ज़्यादा हो गया। और देखो यहाँ पर SF6, और देखो इस SF6 में देखो ये 1, ये देखो 2 3 4 5 एंड 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 6 सिंगल बॉन्ड हैं, 12 यहाँ पर हो गए इस सेंट्रल एटम पर। हमारा रूल क्या कर रहा था, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, कहाँ 12 हो गए भाई, 12 हो गए, 12। और देखो ना एक और एग्जांपल दिखाऊं, IF7, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या बन गया बेटा, IF7। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम पर। और वो रूल क्या कहता था, नहीं 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि 8 से ज़्यादा कैसे हो रहा है। 8 वाला तो समझ में आ गया भाई, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लिया, एक एक कम पड़ रहा है, एक एक की शेयरिंग किया, 2 कम पड़ रहा, 2 की शेयरिंग किया, 3 कम पड़ रहा, 3 की शेयरिंग किया, सिंपल है ना। यानी सिंपली हमने उसको देख लिया कितने हैं और शेयर कर दिया फटाफट, बोलो अब उसके अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन ये कैसे बन रहा है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आ रहा है वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या आ रहा है, वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये क्या बोलता है बेटा कि 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट at the most 2 electrons with opposite spin। आपको मालूम है किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते विद अपोजिट स्पिन, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन के 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते किसी में, ओके। अब देखो बेटा, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होंगे। अब अगर किसी ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो वो किसी दूसरे से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और जब वो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। अब इन्होंने बोला ऑर्बिटल को कंप्लीट करने को, ऑक्टेट नहीं बोला, 8 वाली कहानी खत्म। अब बोल रहे हैं बस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है उनको पेयर कर दो। अब देखो, टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज अ कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन। यानी 8 पूरा करने वाला इसेंशियल कंडीशन नहीं है। देखा था ना आपने, PCl5, SF6, IF7, इसमें ज़्यादा हो रहे हैं 8 से। ये देखो 8 से कम वाले भी प्रेजेंट हैं हमारे पास। ये देखें ना, BCl3 3 ही तो हुए पेयर, है ना, 3 ही तो पेयर हुए, यानी 8 से कम, यानी 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए। 8 से कम भी हो रहे हैं, 8 से ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो भैया ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। वो वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि भाई ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, चल पेयरिंग करा देते हैं, हो गई बॉन्डिंग,
ठीक। इफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। तब अगर किसी के पास ऑर्बिटल वैकेंट हैं, खाली हैं, तो वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है ना, वो आगे चले जाएंगे। आगे चले जाएंगे तो वहीं पर जा करके बनेगा क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने जरूरत है उतने बना लो और फिर उनके साथ बॉन्डिंग दिखा दो। दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो क्या हुआ बेटा, वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा विद अपोजिट स्पिन और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक। और अगर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर जाएंगे, एक्साइट होकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो अपनी वैलेंसी बढ़ा करके भी एक्सेप्ट कर लेगा, तभी बोला 8 से ज़्यादा हो जाता है। अभी दिखा भी रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो बेटा, वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने आपको अब दिखाना है अब फास्फोरस के साथ स्ट्रक्चर। चेक करो बेटा क्या हो रहा है। ये देखो फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में S में 2 होगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। ये P में 3 होगा। यहाँ पर देखो बेटा, इसमें ये ऑर्बिटल खाली है D वाला, और हमें मालूम है अगर ऑर्बिटल खाली है तो एक्साइट आगे करके जा सकता है। तो फिलहाल देखिए हम आपको यहाँ पर PCl3 की फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। यहाँ पर ये 3 Cl को जोड़ सकता है। ये देखिए 3 Cl को इसने जोड़ा, एक Cl यहाँ पर आ गया, दूसरा Cl देखो ये आ गया, तीसरा Cl ये आ गया। ये फास्फोरस के साथ हम आपको बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये तीसरा Cl, और यहाँ पर कौन हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हमने बॉन्डिंग दिखा दिया। बोलो अब मैं इसका एक्साइटेड स्टेट करके 5 दिखा सकता हूँ। देखो बेटा कैसे 5 दिखाऊंगा, चेक करिए। हम यहाँ पर 5 आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फास्फोरस, ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये आगे P में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये देखो आगे ऑर्बिटल D वाला खाली। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना S वाला, ये आगे एक्साइट हो गया, और जो एक्साइटेड हुआ ना तो उसी को हमने बनाया, ये बोला क्या है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और देखिए जब एक्साइटेड स्टेट आ गया, ये देखो एक्साइटेड स्टेट आ गया, ये वाला आगे चला गया। अब बोलो कितने अनपेयर्ड हो गए, गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड हो गए। अब 5 Cl जोड़ो ना, 5 Cl जोड़ो, कितना सिंपल। ये देखो 5 Cl जोड़ रहा हूँ, ये रहा 1 2 3 4 5, ये देखिए एक एक Cl इसके साथ जुड़ गया। बोलिए बना दिया ना एक्साइटेड स्टेट वाला। यानी पहले क्या था, नहीं था उतना अनपेयर्ड, 3 था, 3 ने बॉन्ड कर दिया। अगर एक्साइट करा दोगे तो ये 5 Cl को अपने साथ जोड़ सकता है, वैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है। आया ना PCl5, इसीलिए बन रहा था। ऑक्टेट वाले क्या कर, नहीं बस 8 पूरा करो, कहाँ गया, 8 से ज़्यादा हुआ ना। क्यों, वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट इससे ऊपर की बात बता रहा है। और दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे सल्फर के ग्राउंड स्टेट में, ये देखो बेटा सल्फर का, ये देखिए सल्फर का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया, ठीक है ना। अब ये ग्राउंड स्टेट में हो गया है, S में 2 P में 4। अब आप देखो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो क्या, 2 क्लोरीन या 2 हाइड्रोजन। ये देखिए हमने यहाँ पर बना करके दिखा दिया H2S का स्ट्रक्चर, ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अगर मैं यही एक्साइटेड स्टेट दिखाऊं, ये देखो ये इसका, ये P वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर D ऑर्बिटल वैकेंट, ठीक। अब मैं यहाँ पर SF6 को बना करके दिखा रहा हूँ। SF6 को बेटा कैसे होगा, 6 फ्लोरीन जोड़ने, तो भाई एक्साइट कराओ ना। क्यों, यहाँ तो 2 ही हैं, 6 जोड़ना है तो एक्साइट कराओ ना, वैलेंसी बढ़ाओ ना, तब होगा ना। तो देखो वैलेंसी बढ़ा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट करा रहे हैं। ये सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये P में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने क्या किया, ये P का 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया, S का 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया। ये देखो ये वाला एक्साइट करके यहाँ पर भेजा, ये वाला एक्साइट करा करके यहाँ पर भेजा।
अब बोलो 6 अनपेयर्ड हो गए। तो जोड़ लो ना यहाँ पर 6 फ्लोरीन, फटाफट जोड़ लो यहाँ पर। तो देखो 1 2, ये देखो 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बोलो 6 फ्लोरीन जुड़ गए, बन गया SF6। हो गया ना। वेब मैकेनिकल कॉन्सेप्ट से हम लोग ये बता सकते हैं कि कैसे वह अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर लेता है। ठीक है ना बेटा। क्यों? 6 अनपेयर्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ऐसे मैं आपको आयोडीन में दिखा रहा हूं, ज़्यादा देखिएगा। आयोडीन, ये देखो बेटा S में 2 हो गए, ये देखो P में हमारे पास 5 हो गए। एक अनपेयर्ड है, एक कोई जोड़ दो। तो मान लो हमने एक यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एक H जोड़ दिया और ये HCl का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर मेरे को IF7 पर बात करनी है, IF7 पर बात करनी है, ठीक है ना बेटा। IF7 7 आयोडीन, वो 7 फ्लोरीन जोड़ने एक आयोडीन के साथ। तो बेटा 7 फ्लोरीन जोड़ोगे कैसे? यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड है। तो कर रहा हूं ना एक्साइट, ये देखो एक्साइट करा रहे, एक्साइट कराया, चेक करिएगा। एक्साइट, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन आगे, एस का एक इलेक्ट्रॉन आगे। अब किन काउंट करो, 3 3 6 1 7, 7 अनपेयर्ड हो गए ना। अब इस 7 अनपेयर्ड में मैं क्या कर रहा हूं? 7 फ्लोरीन जोड़ रहा हूं। 1 2 3 4 5, ये देखो 6, ये देखो 7। अब बेटा देखते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट को। हम अब आज आके आपसे इसके बारे में बात करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम लोगों ने देखा था जो बॉन्ड शेयरिंग से बने थे, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोगों ने कोवैलेंट कंपाउंड बोला था। और अब ये कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपको याद करिए थोड़ा सा। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में क्या था, उनके बीच में बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इसीलिए वो जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड थे, सॉलिड थे, हार्ड थे, रिजिड थे, ब्रिटल थे ना। यहाँ पर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन दो कंपाउंड्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा। देखो जैसे H2O H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो ना बेटा, ये H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही देखो CO2 और CO2 के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्सेस। ऐसे देखो HCl और HCl के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं किसम फोर्स। यानी यहां पर लगा किसम फोर्स, यहां पर लगा देखो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। HCl HCl के बीच में कौन सा लगा? किसम फोर्स, यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यानी यहां कौन सा लग रहा है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहां CO2 CO2 के बीच में कौन सा लग रहा है? इंड्यूस डायपोल, जिसको आप बोलते हो लंदन फोर्सेस। क्या नाम दिया? लंदन फोर्सेस। ऐसे H2O के बीच में जो डेवलप हो रहा है इसको नाम दिया आपने हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ऐसे CO2 और वाटर के बीच में जब लगेगा, ठीक है ना, या HCl और वाटर के बीच में लगेगा, नहीं एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, तो वो कौन सा होगा? डिबाई फोर्स। यानी ये जो लंदन फोर्स, किसम फोर्स, डिबाई फोर्स है, ये सब बहुत वीक फोर्स हैं और ये इन मॉलिक्यूल्स को बांध करके रख रहे हैं। अब बोलो ना, जब ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली नहीं बनेंगे। लेकिन जरा डायमंड में देखो, ग्रेफाइट में देखो, कार्बोरेंडम में देखो, इसमें क्या होगा? एलिमेंट्स के बीच में, जैसे डायमंड में बात करें तो कार्बन 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 के बीच में ढेर सारा कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी, वो जो कार्बन है ना, चारों कार्बन जुड़ा, वो फिर कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी एक नेटवर्क बन जा रहा है। अगर नेटवर्क बनता है ना कोवैलेंट बॉन्ड का, तो वो फिर बहुत हार्ड होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हार्ड होगा।
ठीक है ना, यानी नेटवर्क बनेगा तब, अदरवाइज तो जो भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड है ना, उनको तो हम यही बोलते हैं क्या कि वो या तो लिक्विड होंगे या गैस होंगे। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, हीट करने पर इजली उड़ेंगे, वोलेटाइल, ठीक है ना। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, ठीक है ना। यानी बहुत सिंपल सी बात चल रही है। क्या हुआ? पहले तो बोला जनरली ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, सिलिकेट्स, ये सब भाई इनमें तो नेटवर्क बन गया ना। नेटवर्क ना बने तब की बात मैं बोल रहा हूँ। ये लिक्विड और गैस होंगे, नेटवर्क वालों का तो भाई उनको अलग कर दो, उनकी स्टोरी ही बिल्कुल अलग पड़ते हैं। अब ये आयन से मिलकर के नहीं बने हैं तो क्या होंगे भैया? फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होंगे भैया? मॉलिक्यूल्स। इसलिए कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेट इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। और इनका नेचर कैसा होगा? डायरेक्शनल, यानी इनका बॉन्ड कैसा होगा? डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कैसा होगा? डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है ना। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका क्या होगा? लो होगा। क्यों होगा लो? यानी एमपी बीपी लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएंगे तो रीजन देखिए क्या होगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कमजोर है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बट नेचुरल है उनका बीपी एमपी लो हो जाएगा। डायरेक्शनल इन नेचर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आएगा तभी बॉन्डिंग होगी, जबकि आयनिक वाले में ऐसा नहीं था। अब बेटा देखो, ये जो हमारे हैं कोवलेंट कंपाउंड, ये पोलर सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व होते हैं, यानी जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली की मैं बात कर रहा हूं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बोलूं तो इनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी, यानी मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना बेटा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर होंगे, ठीक है ना। अब इसमें वो ग्रेफाइट वाला एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है जबकि उसमें सब कोवलेंट बॉन्डिंग ही है। लेकिन नेटवर्क वाले जितने बन रहे हैं ना, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम और ये सिलिकेट्स, इनको आप अलग करो भैया, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। इनके उन कोवलेंट कंपाउंड्स की जो मेन प्रॉपर्टी है ना, जनरल ज़्यादातर कंपाउंड्स की जो होती है, वो उसको ये फॉलो नहीं करते। इतनी सी बात को ध्यान रखनी भाई, ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है ना। बॉन्ड का नेचर डायरेक्शनल हो गया, मॉलिक्यूल से मिल करके बने हैं तो रिएक्शन में, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। ये पॉइंट जो हैं इनके, वो सब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये मत कहना कि वो देखो H2O, HF, जो HF है, Cl है, HBr है ना, ये तो पानी में घुलते हैं, H2SO4, HNO3 पानी में घुलते हैं भाई, सही बात है तो कोवलेंट। तो भाई जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जो पानी से रिएक्शन कर लेगा, वो तो पानी में घुलेगा ही ना। जैसे NH3, H2O, NH4OH घुल गया ना, H2O प्लस CO2, H2CO3 तो घुलेगा ही भाई। HCl, H2SO4 या आयनाइज हो जाए तो घुलेंगे ही भाई। सिंपल है ना, सिंपल है ना। तो ये बस बात आपको ध्यान रखना होगा। अब बेटा अगला देखें, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज यार करेक्ट।
मुझे देखना है कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ दिखा रहा है, यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये तो सही है भाई। ये देखो बेटा, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 2 ये हो गए, 2 ये 2, 2 4 और ये 2 बॉन्ड पेयर। तो यहां पर देखो ना, एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, 8 तो पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर देखो सी के साथ ये देखो, एक Cl वाला, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। तो सी के साथ 4 बॉन्ड पेयर है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन पर, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब कौन सा हुआ? ऑल ऑफ द अबव, सभी सही होंगे ना, यानी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, सभी का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। ओके, अब बेटा देखो, यहां हमने एक प्रॉब्लम आपको दिखाया। अब हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वह कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट्स ने प्रोवाइड किए थे। आयनिक बॉन्ड में एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अलग तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड है भाई, है तो शेयरिंग वाला ही बॉन्ड, लेकिन इस शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट देता है। इस शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट देता है, यह बात बस बैठाइए दिमाग में। कोवैलेंट में शेयरिंग ये 1 लाख, ये 1 लाख, यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, ठीक है ना बेटा। अब हो सकता है ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का कर ले, 3-3 इलेक्ट्रॉन का कर ले, वो एक अलग की बात है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? एक अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले कोई एक ही एलिमेंट दे तो उस स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड को नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते हैं, या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या बोलते हैं उसी को डेटिव बॉन्ड, या सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो यानी टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम फ्रॉम वन एटम, यानी साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से आते हैं, हुआ ना। यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम फ्रॉम वन एटम, एक ही एटम से आते हैं, ठीक है ना। क्या है इसके लिए नेसेसरी कंडीशन? भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो देगा ना, अब उसका है ही नहीं तो कहां से बन जाएगा? तो भाई एक तो कंडीशन ये हुई, किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और दूसरे के पास क्या हो? दूसरे के पास क्या हो भाई? उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर हो। भाई उसमें 2 कम हो ना, तब ना होगी बात। तो देखो, यानी ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट एंड शुड हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया कम से कम एक हो तब तो देगा। लोन पेयर माने जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो? एक्सेप्टर एटम शुड हैव अ डिफिशियंसी ऑफ एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई किसी एक के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन देने की पावर हो और दूसरे में उसको एक्सेप्ट करने की पावर हो, अगर ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो, ये रहा बेटा अमोनिया NH3, इसमें देखो ये एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है जिसको बोल रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये साहब ये है BCl3। ये देखो इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6, ऑक्टेट पूरा नहीं है, मना रहा भैया कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना। इधर अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, ऑफर हुआ, इन्होंने डिमांड किया भाई यार अमोनिया मेरे साथ शेयर कर लेना, मेरा भी ऑक्टेट पूरा करा देना। तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हुआ, और उस कोऑर्डिनेशन के कारण ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बोरान को मिल गया, और ये जो बॉन्ड बनाना इसी को नाम दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ये देखिए साहब, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जनरली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है, इसने डोनेट किया ना तो ये हो गया डोनर, और ये एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर। एक्सेप्टर और डोनर के बीच में एक बॉन्ड बना, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक एरो से रिप्रेजेंट किया। लेकिन भाई एनसीईआरटी ने कहीं इसको एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए हमको ये एरो के बजाय एक सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में देखना चाहिए। ठीक है ना बेटा, इसको एक सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में देखिए। ठीक है, समझिए, भावनाएं समझनी पड़ेंगी आपको कि भाई इसका जो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर एटम के बीच बन रहा है, ये डोनेट करेगा। कैसे पता? अरे भाई BCl3 में 6 तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने दिए होंगे, यानी ये बॉन्ड कैसा हुआ? यहाँ तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 to 4 to 6। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये दे कौन रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है भाई। और जब नाइट्रोजन ने दिया तो पता लग गया ना नाइट्रोजन ने दिया है। अब कहाँ एरो बना रहे हो? ऐसे भी समझ में आ गया, लेकिन इसको बनाने में ना आसानी होती है। ठीक, आसानी से लगता है हाँ यार इसने दिया, उसने एक्सेप्ट किया, ये लो एरो। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड पता लग गया, इससे भी पता लगता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है ना, हम दोनों से कर सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझिए, आपको आसानी होगी। ठीक है, यानी जब कोई डोनर एटम हो, एक्सेप्टर एटम हो, तब की बात होगी। ठीक है ना बेटा, तो यानी जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया है उसी को क्या बोलेंगे? डोनर एटम। और जिसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है हम लोग उसी को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एटम। तो देखो जैसे NH3, इसके पास लोन पेयर है, इसने अपना इनको प्रोवाइड कर दिया बोरान को, तो ये देखो NH3 और BF3 के बीच में बॉन्ड, नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, तो क्या शर्त हुई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? पहली कंडीशन किसी एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरी कंडीशन दूसरा उसको एक्सेप्ट कर सके। कब? जब उसके पास 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो वो दूसरे से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तब उन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, नाम हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, वो एटम डोनर एटम, और जो दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन सा हो गया? एक्सेप्टर एटम। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक बॉन्ड, नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जनरली हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक एरो से बना देते हैं, लेकिन हमने बोला ना एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी हम मानते हैं कि उनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक ही एलिमेंट ने दिए। और ढेर सारा तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, वहाँ पर ना डिटेल पढ़ोगे, बहुत ढेर सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं फॉर शेयरिंग। जैसे यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर देखो मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड CONH3 ये कॉपर है, उसको नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अमोनिया वाला ये देखो चारों दे रहा है। तो ये देखो जो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किए हैं ना नाइट्रोजन ने, तो वो कौन हो गया? डोनर। कॉपर क्या हो गया? एक्सेप्टर। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं बॉन्डिंग के लिए, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डोनर। कॉपर को बोल रहे हैं एक्सेप्टर। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ने दिए, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना बेटा, आइए देखें बेटा एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं हम लोग। जानिए जैसे ये NH4 पॉजिटिव का बनना मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो बेटा ये है NH3, इस NH3 को SNH3 के पास H पॉजिटिव आया, तो जो नाइट्रोजन था ना जिसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को प्रोवाइड कर दिया। और जब ये H पॉजिटिव को मिला तो देखो क्या बन गया? इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो भाई मैं एरो से दिखा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे एरो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही देखो बेटा जैसे H2O
इस H2O में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव वाला है इसके पास पहुंचा तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, लो दोस्त ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, एक और बॉन्डिंग करते हैं। तो देखो जो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो देखो ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक, ऐसे ही देखो बेटा जैसे N2O का मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये था नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एक इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनको जरूरत है इन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की, और नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा बचा हुआ, ये लो दोस्त बना लो बॉन्ड, तो हो गया ना, ये कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कोई एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोगों ने यहां पर कुछ और एग्जांपल आपको दिखाना है। देखो जैसे ये रहा HN डबल बॉन्ड C, अब इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना वो इनको मिला, तो देखो ना हमने यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, HN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ऐसे बेटा देखो जैसे ओजोन का बनना, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन, इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब एक और ऑक्सीजन को ये जो O2 वाला है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, ये बॉन्डिंग के लिए दे देता है, तो देखो ना क्या बना, ये O डबल बॉन्ड O, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, क्यों, शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किया। जब शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट प्रोवाइड करेगा तो हम लोग उसी को क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर दिखाते हैं हम आपको कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये पूछे गए हैं कि कैसे, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है। बेटा कुछ कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपके पास है NH4Cl, तो आपको मालूम है NH4, ये रहा N, ये रहा H, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अब ये हुआ इस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक, ये बना कोवेलेंट, ये बना कोऑर्डिनेट, तीनों बॉन्ड हो गए ना। ऐसे CuSO4 5H2O के साथ, इस कॉपर के साथ ये H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये देखो ना ये H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया। अब बेटा यहां पर देखो O और H के बीच में बनाना कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये देखो ये Cu पर डबल प्लस आयन हो गया, SO4 पर डबल माइनस आयन, ये कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। तो इस एग्जाम्पल में आपको कोवेलेंट भी मिल रहा है, कोऑर्डिनेट भी मिल रहा है, आयनिक भी मिल रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, K4FeCN6, KNC पोटेशियम आइसोसाइनाइड, KNO3, इन ऑल दीज केसेस देयर आर कोवेलेंट बॉन्ड as well as coordinate bond and also ionic bond। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन बोलो इसमें कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक तीनों हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वह NH4Cl। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम लोग अगले उस पर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमारे अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।